देखो आँख खोल के। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास एंड सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ L। जब भी देखो 1 की जगह L आ जाता है। दिस स्फीयर कैरी अ पॉजिटिव चार्ज Q। पेंडुलम बनाना है, चलो पहले पेंडुलम बना लेते हैं। पेंडुलम है, मास होगा और उस पर मैंने कितना चार्ज दिया है Q, वो भी पॉजिटिव याद रखना। The pendulum is placed in uniform electric field of strength E directed vertically on downward। ठीक है, चलिए शुरू करें। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब ये पूरे पीपीटी में ऐसे ही आएगा। कोई ब्लैंक पीपीटी निकालती हूँ, कोई ब्लैंक पीपीटी भी तो नहीं है। छोड़ो छोड़ो, चलो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बात देखो। चलो पढ़ते हैं। चलो ये पेन है, क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? हवा का? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरी अगर कल वर्कशीट खत्म नहीं, थर्सडे में टेस्ट है कंप्लीट चार्ज और कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ फिर से मतलब चाहिए मुझे दोबारा से टेस्ट, ठीक है। चार्ज सर चैप्टर खत्म होने के बाद इतनी सारी चीज़ हो जाएंगी, सब मिक्स मैच हो जाएंगी जो मुझे नहीं चाहिए। तो इस थर्सडे दोबारा से फिजिक्स का टेस्ट है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, बहुत सारे टॉपिक से जितना भी हो जाएगा, और संडे में मैट्रिक्स, क्योंकि संडे तक मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब पढ़ें। चलो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, लग रहा है, पक्का लग रहा है। किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। अर्थ इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, पर क्या अर्थ इसे टच कर रहा है? नहीं, तो उस पर फोर्स लग रहा है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, दो टाइप के फोर्स होते हैं। एक कौन सा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक कौन सा फोर्स होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सही बात है। अब अर्थ इस पर एक फोर्स लगा रही है, सही है ना। तो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, सही कह रही हूँ ना। फोर्स क्यों लग रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, क्योंकि ये अभी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अब एक मिनट देखो, यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है Q, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक Q1 चार्ज रखा, तो क्या इस पर एक फोर्स लग रहा होता है? कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन, रिपल्शन? रिपल्शन, दोनों ही पॉजिटिव है, सही है। अब मैंने इसे थोड़ा दूर रख दिया, तो क्या इस पर अब भी फोर्स लग रहा होगा? कम या ज़्यादा? कम, डिस्टेंस बढ़ गया। अब मान लो इसे मैंने बहुत ज़्यादा दूर ले जाके रख दिया, मान लो कि बहुत ज़्यादा दूर ले जाके रख दिया, क्या अब भी इस पर फोर्स लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। किसी चार्ज के आसपास कुछ तो एरिया होता होगा जहाँ तक वो फोर्स लगता होगा, उसके बाहर क्या फोर्स लगता होगा? नहीं, इस चार्ज के आसपास कोई सराउंडिंग पार्ट होता होगा जहाँ तक वो फोर्स फील होता है, और उस एरिया के बाहर जाने पर वो फोर्स क्या हो जाता है? तो हमने क्या किया, हमने कहा कि फोर्स को डिफाइंड करने के लिए कि कहाँ पर फोर्स लगेगा, कहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा, कुछ तो कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो साइंटिस्ट ने कहा हम उस बॉडी के चारों तरफ एक एरिया डिफाइन कर देते हैं, एक रीजन डिफाइन कर देते हैं, और उस रीजन को हम लोगों ने फील्ड बोलना शुरू कर दिया। जैसे अर्थ के चारों तरफ आप क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो हम जैसे कि एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, दो मैग्नेट्स लो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है या नहीं है? कांटेक्ट में नहीं है, क्या फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। क्या हमेशा फोर्स लगाते रहेंगे? कहीं पर भी रख दो, कुछ तो एरिया है ना जिसके अंदर तक ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और उस एरिया के बाहर जाने पे इनका फोर्स हमें फील ही नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ने कहा फोर्स कहाँ तक फील होगा उसको हम एक रीज़न डिक्लेयर कर देते हैं, और उस रीज़न को हम क्या बोल देंगे? फील्ड। तो मैग्नेट के लिए उस फील्ड को हमने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, चार्ज के लिए उस रीज़न को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, और मास वाली बॉडी के लिए उसे आपने क्या बोल दिया था? ग्रेविटेशनल फील्ड। सही है, ये गलत है? तो वो फील्ड क्यों यूज़ हो रहा है? वो फील्ड यूज़ हो रहा है ये बताने के लिए कि कहाँ तक मुझे फोर्स फील होगा। सही है, ये गलत है? कोई दिक्कत है? तो पहले एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। लिखो, चलो बच्चों लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड
इज द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग बाय चार्ज, surrounding by charge where electric force field, where electric force field, force field जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा, सही है ना भाई। ये एक चार्ज है, इसके चारों तरफ वो पार्ट, वो एरिया जहाँ पर किसी दूसरे चार्ज को एक फोर्स फील होगा, उस पार्ट को, उस एरिया को, उस रीजन को मैं क्या बोलूँगी, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। सही कह रही हूँ ना, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल रही हूँ, सही है। अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि मेरे पास ये एक चार्ज है, इस चार्ज के आसपास कोई एक एरिया होगा, सही है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक चार्ज लेकर आ रही हूँ जिससे मैं ये चेक कर सकूँ कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, सही है। मैं एक और चार्ज लेकर आ रही हूँ और उस चार्ज पर मुझे ये चेक करना है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो मैंने ना एक चार्ज लेकर आई Q0, क्योंकि मैं इस पर चेक करूँगी ना फोर्स है, तो इसे मैं टेस्ट चार्ज बोलूँगी। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, टेस्ट चार्ज के बारे में भी बहुत चीज़ें बताऊँगी, पर आप सुनो मेरी बात। मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं इस पर चेक करूँगी, इसलिए मैं इसे क्या बोलूँगी, टेस्ट चार्ज। ठीक है, मैं इसको क्या बोलूँगी, टेस्ट चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं चेक करना चाहती हूँ उस पर कितना फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, समझ गए। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम टेस्ट चार्ज पर क्या चेक करना चाहते हैं, फोर्स। समझ आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो आगे देखो, पहले मैंने इस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट P पर रखा, पहले मैंने इस टेस्ट चार्ज को कौन से पॉइंट पे रखा, P पॉइंट पर। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। लेट दी दिस फोर्स इज F1। ठीक है, अब मैंने सेम टेस्ट चार्ज को उठा के Q पॉइंट पर रख दिया। ठीक है, यहाँ फोर्स लग रहा होगा। अब जो फोर्स इस पे लग रहा है वो फोर्स मैंने कितना मान लिया, F2। ठीक है, अब मुझे बताओ F1 बड़ा है या F2 बड़ा है, F1 बड़ा है। क्यों, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। तो हमने थ्योरेटिकली तो ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया है जहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर सकती हूँ। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैथमेटिकली मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, आप लोग देख रहे हो ना, P पॉइंट पर आप लोगों ने बोला फोर्स ज़्यादा है, Q पॉइंट पर आप लोगों ने क्या बोला, फोर्स कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हर पॉइंट पर फोर्स बराबर होगा, नहीं, हर पॉइंट पर फोर्स क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, सही है ना। तो मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे कि सिर्फ P पॉइंट की बात करते हैं, तो फिर मेरा फोर्स अलग होगा, Q पॉइंट पर मेरा फोर्स अलग होगा। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड कर रही हूँ इस रीजन के अंदर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, तो वो कितना होगा, कितना फोर्स लग रहा है, सही है ना, कितना फोर्स लग रहा है, किस पर, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। समझ गए ना मेरी बात, ये बहुत Q0 पे, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मैं किस फॉर्मूले में कौन से चार्ज की बात कर रही हूँ। समझ गए ना मेरी बात, नहीं अभी सुनते जाओ, आज ही सब समझ आएगा। अभी मैं क्या कह रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं क्या निकाल रही हूँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरिया है ना, वो एरिया चार्ज के चारों तरफ जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका मेजरमेंट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड है। समझ गई ना मेरी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। और कैसे डिफाइंड करूँगी कि उस पॉइंट पर उस टेस्ट चार्ज को कितना फोर्स फील हो रहा है। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ फोर्स कितना फील हो रहा है, F, और किससे फील हो रहा है, Q0 को, टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज के बारे में अभी मुझे बहुत सारी बातें बतानी है,
और फिलहाल अभी समझ आया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स फील हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। समझ आ गई मेरी बात? तो डालो नेक्स्ट हेडिंग, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेना और यहाँ पे लिख लेना हियर F1 इज ग्रेटर देन F2, है ना? F1 F2 से बड़ा है। चलो देखो, आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम थिंग नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड बता रहा है उस पॉइंट पर। बट न्यूमेरिकल्स में ना हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखा हुआ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है? तो जब वो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे होंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स experienced by unit positive charge, force experienced by unit positive charge at the given point in electric field due to fixed source charge, आप देखो मैं बोल रही हूँ फिक्स्ड सोर्स चार्ज। क्यों बोला मैंने ये? एक मिनट देखो, मैं इस चार्ज को इसके पास ला रही हूँ तो क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा? कौन सा फोर्स? रिपल्शन फोर्स सिर्फ क्यू नॉट पे लगेगा क्या? नहीं, वो तो इस पे भी लगेगा ना। तो अगर दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स हो रहा है और ये फिक्स ना हो तो ये भी तो मूव करने लगेगा। ये क्या करने लगेगा? दूर जाने लगेगा। पर चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। रुके हुए चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है, रुके हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इसलिए मैं इसे मूव नहीं करा सकती। तो आप याद रखेंगे हमारा यहाँ पर जो सोर्स चार्ज है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए? फिक्स, क्योंकि मुझे स्टैटिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। समझ गए मेरी बात? तो सोर्स चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? एक और बात, ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की मुझे 2-3 प्रॉपर्टी समझानी है, अभी एक प्रॉपर्टी बता रही हूँ, ठीक है? टेस्ट चार्ज ऐसे साइड में लिख लो, टेस्ट चार्ज के बारे में कुछ कहानियाँ लिखनी है। आप देखिए, मैंने कहा चार्ज के अराउंड, यही कहा ना मैंने, चार्ज के अराउंड एक एरिया होता है जहाँ पर आप फोर्स फील करते हैं। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? हर चार्ज के अराउंड होगा ना फिर तो वो। हाँ जी बताऊँगी, धीरे धीरे बताती हूँ। देखो मेरी बात, कोई भी चार्ज है, हर चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट? सही ना? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसमें इसे रखने पे इसके बीच में फोर्स फील हो रहा है। तो ये भी तो चार्ज ही है, इसके भी तो चारों तरफ खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सही है ना? ये भी तो उस पर फोर्स लगा रहा है, इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी तो फिर तो दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा ना, सही है? तो मेरा जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम टेस्ट चार्ज को पॉइंट ले लेते हैं। इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। पर रियल लाइफ में ऐसा कोई होता थोड़ी है, तो हम इसे इमेजिनेशन कर लेते हैं। टेस्ट चार्ज कुछ है नहीं, बस हमने इमेजिनेशन कर लिया। क्यों किया? ताकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इफेक्ट ना डाले, और रियल में तो डालेगा, तो इसलिए हमने इमेजिनेशन कर लिया। समझ गए? तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, टेस्ट चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज। सही है? कोई दिक्कत? याद रखेंगे टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज है, रीजन समझ आ गया? चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है ना। हम लोगों ने अभी E का फॉर्मूला क्या पढ़ा? E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, है ना? Q नॉट टेस्ट चार्ज है जिस पर तुम फोर्स फील करा रहे हो, सही बात है ना? यूनिट बता दो जरा E की, यूनिट ऑफ E। एक्चुअली में इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पर जैसे मैंने बोला हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। हाँ जी, क्या होगा? फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अभी आप लोग आगे देखेंगे, इसे हम आगे वोल्ट पर मीटर भी यूज़ करेंगे, वोल्ट पर मीटर। आगे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो तब तुम्हें समझ आ जाएगा। हम नहीं, कुछ जगहों पे ये होगा, कुछ जगहों पे ये होगा,
वोल्ट आपको पता है 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ तो वहाँ से ही क्रिएट करेंगे हम लोग, पर अभी लिख लो, अभी न्यूमेरिकल्स में वोल्ट पर मीटर होगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, सही है, कोई दिक्कत? डायमेंशन निकालना है इसकी, डायमेंशन, डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन ml/t-2, राइट, चार्ज की डायमेंशन at, याद है, I = Q/T, है ना, तो क्योंकि I × T, I का एम्पियर, टाइम का T, तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी ml/t-3a-1, ठीक है, हाँ ये दोनों SI यूनिट है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारे अकॉर्डिंग वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर, क्यों? E = F/Q, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है? स्केलर, स्केलर को वेक्टर से डिवाइड करो तो कौन सी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर, सही है ना, तो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन तो देखनी पड़ेगी मुझे, सही बात है ना, वेक्टर है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? डायरेक्शन। चलो जी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इरेज करती हूँ उसे, ये ना मेरा है सोर्स चार्ज, सही है, ये कौन सा है मेरा? अब इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा या नहीं होगा? आप समझो मेरी बात को, ये मेरे हाथ में ना एक पेन है, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे या ऊपर? नीचे, सही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लग रहा है? तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या मान लूँगी? सही बात है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसकी फील्ड की डायरेक्शन भी तो वही होगी ना। भाई मैं फोर्स की वजह से ही तो बोल रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं कह रही हूँ मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो मेरे ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे आसपास कोई रीज़न होगा, तो मैं फोर्स की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर पा रही हूँ, तो जो मेरे फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी को क्या मान लूँगी? मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लूँगी। चलो अब मेरे को लेकर आना है टेस्ट चार्ज, क्या लेकर आना है? मान लो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये तो फिक्स्ड है ना, इसे थोड़ी मूव कराना है, तो इस पर फोर्स लगेगा, अंदर या बाहर? बाहर, सही है, तो इसकी वजह से फोर्स कहाँ लग रहा है? तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? आउटसाइड। इस सोर्स चार्ज की वजह से आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? अब मैं कह रही हूँ कि ज़रूरी है +Q ही हो, -Q भी तो हो सकता है। अब मैं बोल रही हूँ मैं -Q भी ले लेती हूँ, -Q0। अब ये तो फिक्स है, इस पे फोर्स लगेगा, तो कैसे लगेगा? तो आप बोलेंगे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गया? अंदर। ये तो गड़बड़ हो गई ना, सेम पॉइंट है, सेम सोर्स चार्ज है, ये भी Q0 है, ये भी Q0 है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ऐसे थोड़ी होता है, समझो ना मेरी बात। ये मटेरियल बॉडी है, ऐसा हो सकता है इसी पॉइंट पर कभी ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ हो, कभी ग्रेविटेशनल ऊपर की तरफ हो, ऐसे थोड़ी होता है। एक ही पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा क्या रहता है? सेम। एक ही पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन एक ही हो सकती है, ऐसा थोड़ी हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे भी ऊपर भी हो। आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ कहाँ पर है? अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड मटेरियल बॉडी की वजह से क्रिएट होता है, और मटेरियल बॉडी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? कभी किसी का मास नेगेटिव होता है? इसका मास 10 ग्राम है, मैंने इसे 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसका मास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मास तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, सही कह रही हूँ? तो मास पॉजिटिव था तो ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है, सही है ना? पर हमारे पास यहाँ तो दो चार्ज होते हैं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और मुझे पता है कि फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही होगी। तो हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज मानना था ना, अभी कहा ना टेस्ट चार्ज होता नहीं है, टेस्ट चार्ज इमेजिनेशन है, पॉइंट चार्ज जिसका साइज बहुत ही कम हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम हो। हमने एक टेस्ट चार्ज माना जो पॉइंट साइज का है, जिस पे चार्ज बहुत 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 कम हो, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम हो। ऐसे तो कुछ होता ही नहीं ना, सही है? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक ही हो सकती है, तो हमने मान लिया कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा। समझ गए मेरी बात? भाई ऐसा ही है ना, कुछ भी मानना है साइंटिस्ट को, कुछ तो डिफाइन करने के लिए अज्यूम करना है। अब ये मत कहना पॉजिटिव ही क्यों माना है, कोई भी चीज़ स्टैंडर्डली माननी पड़ती है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। अब 1 मीटर ही इतना ही लेंथ क्यों होता है, वो हमने मान लिया ना स्टैंडर्डली। 1 सेकेंड उतना ड्यूरेशन ही क्यों होता है, उससे बड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हें कुछ मानना था ना,
तो ऐसे ही हमने मान लिया कि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज का पहला पॉइंट क्या था कि वो बहुत ही छोटा पॉइंट चार्ज होना चाहिए ताकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम हो, और दूसरा टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव ही मानेंगे। तो अब तुम्हें पता चल गया कि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, आउटसाइडर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, तो नोट करके लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज आउटसाइड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज आउटसाइड द चार्ज। ठीक, चलो पढ़े आगे। चलो अब मैंने सोर्स चार्ज नेगेटिव ले लिया, ठीक है, सोर्स चार्ज तो नेगेटिव हो सकता है ना, बस टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा। सोर्स चार्ज मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव। यहाँ पे लिखा मैंने मेरा टेस्ट चार्ज। फोर्स फील करना है, फोर्स कैसे फील होगा, अंदर। तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, हमेशा याद रखेंगे, ओके, हमेशा याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है, बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होता है, अंदर। डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, और लिख लेना नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनसाइड होता है। चलिए अब देखना, एक मिनट समझना। मान लो कि मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड ना नीचे की तरफ है, मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर है, डाउन। मैंने यहाँ m मास की मटेरियल बॉडी रख ली, तो इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा जिसे आप वेट बोलते हो। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, तो वो क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, है ना। f क्या है, mg। ये g क्या है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ही तो है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली में है तो अर्थ की वजह से ही ना। तो ये जो स्मॉल g है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की है ना, और ये m क्या है, किसका मास, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो। इस बॉडी का मास है ना, इस पर ही तो फोर्स निकाल रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात। तो जब आप फोर्स निकालते हो तो आप उस मास की बात कर रहे हो जिस पर आप क्या निकाल रहे हो, फोर्स। और ये g क्या है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है ना। अब देखो ज़रा, मान लो कि इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लो कि इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, ठीक है, और इस पर मैंने क्यू चार्ज एक रख दिया, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने टेस्ट चार्ज क्यू रख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज रखूँगी तो उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी चार्ज की वजह से ही होता है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ ना, नहीं आई मेरी बात समझ में, ठीक। तो उस पर एक फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, अभी देखना तुमने लिखा था F = mg, ये लिखा था ना, मास किसका, जिस पे फोर्स निकाल रही हूँ, किस पे निकाल रही हूँ, सही है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना। देखो क्यू होगा ना, क्यू चार्ज पॉजिटिव, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। सही कह रही हूँ ना। ये मैंने क्यू रखा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लग रहा होगा, मैं उस फोर्स की बात कर रही हूँ। सही है। तो फोर्स किस पे निकाल रही हूँ, क्यू नॉट पे, तो वो वाला चार्ज यूज़ होगा, ये वाला थोड़ी यूज़ होगा, जिस पे निकाल रही हूँ वही तो होगा। समझ रहे हो ना कौन सा चार्ज यूज़ कर रही हूँ मैं। और इनटू ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इसकी वजह से है क्या, इसकी वजह से। समझ गए मेरी बात। वो स्मॉल जी ग्रेविटेशनल फील्ड ही है अर्थ का। स्मॉल जी क्यों क्रिएट होता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अट्रैक्शन होता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की वजह से। समझ गए मेरी बात। तो लिखो, पॉइंट लिखो ये,
दी फोर्स, हाँ नहीं टेस्ट चार्ज का नहीं, टेस्ट चार्ज के बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ना, क्या लिखना है, क्या बोला था, अभी तो कुछ लिखा है नहीं, अभी तो क्या क्या पॉइंट्स लिखवाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखवाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखवाई, यूनिट्स लिखवाए, डायमेंशन लिखवाए, फिर बताया क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है, नेगेटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। अब है ये नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड is given by F is equals to Q naught into E, Q naught into E, ठीक है। Force on test charge in electric field is given by F is equals to Q naught into E। अब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, हालांकि बाद में तुम लोगों को याद हो जाएगा, पर याद करने के लिए पहले समझ लेना चाहिए हमें, ठीक है। समझ लो पहले, रटना तो बाद में कर ही लेना। ये सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है ना, ऐसे होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, सही है, ये इस पर फोर्स डालेगा आउटसाइड इनसाइड, रिपल्शन हो रहा है ना बाहर की तरफ। अब ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इस पर जो फोर्स है वो भी कहाँ आ रहा है, बाहर। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर, फोर्स भी कहाँ आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अभी एक और समझाती हूँ, फिर नोट करवाऊंगी, लिखवाऊंगी इसे। देखो इन्हें, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, बाहर की तरफ। मैंने यहाँ पर अब एक नेगेटिव चार्ज Q1 रख दिया, नेगेटिव चार्ज, इसे Q1 ले लो, पॉजिटिव है। चलो जी, ये वो, हाँ मैं देखना चाह रही हूँ कि मैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती हूँ तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। अभी नेगेटिव है, क्या होगा इन दोनों के बीच में, तो इधर आएगा क्या। तो पॉजिटिव चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और नेगेटिव चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा। एक और करके देख लेते हैं, एक मिनट। अब ये पॉजिटिव लिए थे, मैंने कौन सा ले लिया, -Q ले लिया। कौन सा ले लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया। मैंने रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज Q1, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन में तो फोर्स अंदर जाएगा ना, देख रहे हैं ना। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये हमेशा है कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब ये बात याद रखेंगे। समझ आ गई मेरी बात। हाँ, आप इसे इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो आपको इक्विलिब्रियम में फोर्स की डायरेक्शन देखनी पड़ती है ना। अगर सेम डायरेक्शन हो गई तो पॉजिटिव, अपोजिट हो गई तो नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है, पर ये डायग्राम बना के नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, जो भी पॉइंट है डायग्राम बना लो पहले, जैसे ही बना लो बता देना। नहीं, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक, बोलो। देखो, in an electric field the force experienced by positive charge is in the direction of electric field. The force experienced by positive charge is in the direction of electric field, ठीक है जी। While the force on negative charge is in opposite direction to the electric field,
ठीक, हाँ जी, नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए अब जितने कॉन्सेप्ट इधर आए हैं पहले उस पर कुछ क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ आ गया। अब हम लोग पहले इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी आपने बताए थे ये टेस्ट चार्ज है टेस्ट चार्ज है ना, जिसमें मैं चेक करना चाह रही हूँ फोर्स की डायरेक्शन। ये हमने बाद में रखते हैं। करें न्यूमेरिकल शुरू। वो हटा के डायग्राम देखना चाह रहे हो, आपने जो इधर वाला बताया इसमें फोर्स इस तरह लगेगा, इसमें टेस्ट चार्ज नेगेटिव है। एक मिनट, ये पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इन दोनों पे फोर्स बाहर क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही होगा, मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया तो इन दोनों पे अट्रैक्शन होगा, तो नेगेटिव पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा आ रहा है। मैंने इसलिए इसको कोई चार्ज लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कोई चार्ज रखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लिए न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। मुझे क्या करना है, एक ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है ना। वोल्टेज आप कंफ्यूज मत हो ना, इतना तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ाई था वोल्टेज क्या होता है ना। हाँ, नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप है उसे मुझे बैलेंस करना है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये मेरी ऑयल ड्रॉप है, इस पर चार्ज कितना दिया है, सही कह रही हूँ क्या, सही है। वैन लोकेटेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इस चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर में हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटर दो प्लेट्स होती हैं, ओके। कैपेसिटर क्या होती हैं, दो पैरेलल प्लेट होती हैं बच्चों। एक प्लेट पर हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर हम कौन सा चार्ज देते हैं, नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, बाहर जा रहा था और नेगेटिव की तरफ आ रहा था, तो यही तो होगा ना मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हमेशा हमेशा, समझ गए। तो इसके लिए मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, मुझे इस ऑयल ड्रॉप को यहाँ बैलेंस करना है। ठीक है, इस दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो मुझे कितना दिया गया है, 5 मिलीमीटर। द मास ऑफ, ऑयल ड्रॉप का मास दिया है। चलिए बच्चों देखो, ऑयल पर मास है तो वेट है, और वेट ऊपर की तरफ लगता है ना, हाँ, वेट नीचे लगता है, तो मास कहाँ लगेगा, सही है, कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगना चाहिए, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए, ऊपर। बैलेंस करना है, वेट भी नीचे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे ही कर दो। सही कह रही हो, गलत कह रही हो, हाँ बोलो है। कैलकुलेट द वोल्टेज नीड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप, तो ये मेरी ऑयल ड्रॉप है, वेट कहाँ लग रहा है, नीचे, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स मुझे कहाँ लगाना चाहिए, ऊपर। क्यों लगाना चाहिए ऊपर, ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रेस्ट पे बैलेंस्ड हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत है। इसे कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 10, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है ना इसके अंदर, सही कह रही हूँ ना। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात, इस पर आप लोग बोल रहे हो कि चार्ज इस पर कौन सा है, नेगेटिव। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। मैंने अभी बोला नेगेटिव पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है या अपोजिट लगता है, अपोजिट लगता है। तो अगर फोर्स ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। मुझे तो ये पता ही नहीं था ना, ये तो मुझे क्रिएट करना था। बस मैंने बोला कैपेसिटर प्लेट है, तुम्हें कैसे पता ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैंने डायरेक्ट ड्रॉ किया, फिर मुझे लगा कि मैं तुम्हें समझा दूँ असली वाली कहानी, तो समझ आया। चार्ज क्या है, नेगेटिव। फोर्स कहाँ चाहिए मुझे, ऊपर, ताकि मैं इसे बैलेंस करा सकूँ। तो नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, नीचे। तो सीधी बात है, ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए और नीचे कौन सा चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ लग जाएगा, ऊपर।
तो बैलेंस करने के लिए मेरा जो वेट है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो। सही है, अभी लिखवाया ना इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। सही है ना, क्या लगता है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बताओ, मैंने अभी कितना लिखवाया था? Q इंटू ई, ये लिखवाया था ना। Q किसका? जिस पे निकाल रही हूँ, तो किस पे निकाल रही हूँ? इस पे। तो यहाँ कितना होगा? 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मास क्वेश्चन में कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, राइट। ठीक है, एंड क्वेश्चन में कितना दिया है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 16, जी मैं 10 ले रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? पक्का बच्चों, इससे नेक्स्ट चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अभी आप लोग नोट करके लिख लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो V/dB होता है, इसीलिए मैंने इसकी यूनिट तुम लोगों को वोल्ट पर मीटर भी लिखवाई थी, याद है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्वेश्चन में बोला था ना 10 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना होगा? 10 इंटू ई, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। ये V वोल्टेज और D उन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला, अभी यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो मैंने बता दिया। तो अभी देखिए जी, V तो क्वेश्चन में पूछा ही है, और दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है? 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को तो मीटर में बदल दो। अब आप सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल देंगे, मेरा काम कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दोबारा समझाना है? अच्छे से समझ आ गया? बैलेंस करने के लिए नेट फोर्स 0 ही करना होता है, तो एक फोर्स को दूसरे फोर्स को उल्टी डायरेक्शन में क्रिएट करना है। डन, नोट कर लें। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो, ए पॉजिटिव चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप, आप पॉजिटिव चार्ज वाली ऑयल ड्रॉप है, is prevented from falling under gravity by applying a vertical electric field of 10 volt per meter. If mass of drop is this, then find the number of electrons carried by drop. Okay, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक ड्रॉप है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बार इस पर कौन सा चार्ज दिया गया है? पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। ठीक है, कौन सा चार्ज दिया है? मुझे इसे गिरने से बचाना है। तो पहली तो बात ये है कि सीधी सी बात है, इस पर वेट जो होगा वो कहाँ पर होगा? नीचे। गिरने से बचाना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? ठीक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे को लगाना है ऊपर। कोई दिक्कत है क्या? कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। क्वेश्चन में क्या कहा है? पॉजिटिव चार्ज ऑयल ड्रॉप। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना, तो फोर्स ऊपर है, तो इस बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ दिखानी चाहिए? ऊपर। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो आप बोलेंगे फोर्स किसके बराबर होगा? वेट के बराबर होगा। फोर्स कितना होता है? Q इंटू ई इज इक्वल्स टू mg। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? Q मुझे नहीं पता। E क्वेश्चन में कितना दिया है? 100 वोल्ट पर मीटर, इसलिए कहा था E की दोनों यूनिट याद कर लेना, न्यूटन पर कूलम भी, वोल्ट पर मीटर भी। अब क्वेश्चन में क्या है? मास कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जी मैं कितना कंसीडर कर लेती हूँ? 10। इस फॉर्मूले से मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? Q, पर निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालूं? Q इज इक्वल्स टू NE, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? N। E क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व करके N आ जाएगा। सही है? क्या इसकी कोई यूनिट होती है? नहीं, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। सॉल्व कर लेना बच्चों, हटा दूँ? डन? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा है, सिंपल पेंडुलम का है, और आपको पता है पेंडुलम है तो धागा होगा, धागा है तो टेंशन भी होगा। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, कौन सा? पीछे लीजिए, वर्कशीट में है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आँख खोल के। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास एंड सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ L।
जब भी देखो 1 की जगह L आ जाता है। दिस स्फीयर कैरी अ पॉजिटिव चार्ज Q। पेंडुलम बनाना है, चलो पहले पेंडुलम बना लेते हैं। पेंडुलम में मास होगा और इस पर मैंने कितना चार्ज दिया है Q, वो भी पॉजिटिव याद रख रहा हूँ। द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E डायरेक्टेड वर्टिकली ऑन डाउनवर्ड। ठीक है, मेरे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, पढ़े गलत? हाँ जी बताओ। शायद शायद यही है, पर क्वेश्चन में गलत था तो फिर भी तो फिर आंसर निकाल दिया। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, नीचे। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगता है, फोर्स की, तो ये नीचे तो जा ही नहीं सकता। क्वेश्चन में क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? इस पेंडुलम को ऐसे मोशन में लाने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा ना, तो चार्ज पर फोर्स कैसे लगना चाहिए, और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है ना। तो इन्हें कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ हाँ, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सर समझ लें कॉन्सेप्ट। चलो, ये पेंडुलम, अब इस पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने की वजह से मेरा पेंडुलम ऐसे हो जाएगा क्या, सही है? कोई दिक्कत है क्या? तो कितने डिग्री से डिस्प्लेस करेगा, अभी लेंथ कितना है L, ये भी तो लेंथ L ही होगी। मान लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x। कोई दिक्कत है क्या? सही है, ठीक है, सही है। फोर्स के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे अब, क्योंकि थीटा आ रहा है, सही है ना। ठीक, इस साइड जो कंपोनेंट लगेगा वो कौन सा होगा, Q E साइन थीटा लगेगा या नहीं लगेगा? अभी मैंने बोला ना फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, Q E, पर थीटा डिग्री से है तो दो कंपोनेंट करेंगे, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। तो अंदर की तरफ जो लेकर आएगा वो कौन सा होगा, साइन थीटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, पहले बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा, बाहर जाएगा अंदर आएगा। जो बाहर जाता है, जो अंदर लेकर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस, याद है ना रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होता है, तो कितना हो जाएगा Q E साइन थीटा। सही है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो F कितना हो जाएगा, माइनस Q E परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। राइट और रॉन्ग, सही है, कोई दिक्कत है? ठीक, मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है क्वेश्चन में, टी का फॉर्मूला SHM में कितना होता था, 2 पाई बाई ओमेगा। सही कह रही हूँ, टी का फॉर्मूला कितना होता था, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो ओमेगा निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए ना, फोर्स का दूसरा, फोर्स का ये फॉर्मूला कितना होता है, ma। तो इस फोर्स की जगह मैं कितना पुट कर दूंगी, ma इज इक्वल्स टू Q E x अपॉन L। सही है क्या, सही है। A कितना हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, माइनस Q E x अपॉन ml। डन, पहले से नोट कर लेना। हाँ क्या बेटा, क्या साइन थीटा, वो डिस्प्लेस हुआ ना वर्टिकल पोजीशन से, कितने डिग्री हुआ नहीं पता, तो मैंने थीटा मान लिया। ओके, अरे तुम तो कंपोनेंट से भूल गए, एक ये दो ही तो कंपोनेंट्स होते हैं। जहाँ से थीटा बनता है वहाँ साइन, जहाँ से एंगल बनता है वो कॉस, जहाँ से एंगल नहीं बनता वो साइन। कर लिया नोट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला d²x/dt², जो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, SHM की कंडीशन बता दो। चलो इरेज करो, चलिए एक्सेलरेशन क्या होता है, d²x/dt², है ना। SHM में ये किसके इक्वल होता था, ओमेगा इंटू एक्स, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन, एक्सेलरेशन
आपका नेगेटिव ऑफ ओमेगा एक्स होता था, सही है ना? कोई दिक्कत है क्या? ठीक, तो मैं अपने एक्सेलरेशन की जगह नेगेटिव ओमेगा एक्स पुट करूँगी, नेगेटिव क्यू ई एक्स अपॉन एम एल, एक्स से एक्स कट गया, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? क्यू ई अपॉन एम एल, तो स्क्वायर हटा के क्या लगा दूंगी? अंडर रूट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट क्यू ई एम एल, बेटा 1 अपॉन ओमेगा है ना, ये समझ आया? दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या? पक्का? ठीक, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस मैं पीडीएफ में भेज दूंगी आज ही, तो परसों की क्लास में कृपया करके 4 सारे इक्विलिब्रियम, सुपरपोजिशन और इस सेक्शन के क्वेश्चंस करके ले आना, साथ साथ न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक साथ पेंडिंग छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ अभी इलेक्ट्रिक ये तो चलो आज के इतना, थैंक यू।